नेक्स्ट टॉपिक जॉबलेस ग्रोथ। 10th चैप्टर का ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? जॉब, बिना जॉब मिले ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होती है? जब जीडीपी बढ़ता है तभी ग्रोथ होती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब हमारा राइज होता है तभी ग्रोथ होती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के राइज होने का क्या मतलब है कि हमारा जो आउटपुट है, जो फाइनल गुड्स हमारी कंट्री में बन रहा है, अब वो सब ज़्यादा बन रहा है। टेबल में स्टेयर, कॉपी किताब, कोई भी चीज़ जो फाइनल गुड है, जो फाइनली हम लोग तक आती है, फाइनली हम लोग कंज्यूम यूज़ करते हैं, वो अगर उसका आउटपुट, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो वो हमारा जीडीपी राइज करता है। जाहिर सी बात है, ठीक है। तो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब हुआ कि जॉब के बिना ग्रोथ हो रहा है, यानी कि जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये किस सूरत में होता है? ये दो सूरत में होता है जॉबलेस ग्रोथ। पहला सूरत ये है कि जब कंपनियां क्या करें, कंपनियां टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा रिलाई करें। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जॉबलेस ग्रोथ इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन लेवल ऑफ आउटपुट इज इन इकोनॉमी ट्रेंड्स टू राइज। मतलब जब लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी में बढ़ता है, यानी कि जो आउटपुट है, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, जो आपका जो चीज़ें इकोनॉमी में आपकी कंट्री में बन रही हैं वो ज़्यादा, वो बढ़ रही हैं, वो ज़्यादा बन रही हैं, ओनिंग टू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की वजह से, नई नई टेक्नोलॉजीज की वजह से, ठीक है। विदाउट एनी प्रेसिपिटेशन राइज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिना एम्प्लॉयमेंट, बिना नौकरी के लेवल को बढ़ाते हुए जब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जब आप ग्रोथ करते हैं तो उसको कहते हैं हम जॉबलेस ग्रोथ। जैसे इंडिया जैसी कंट्री में जो है दो तरीके की टेक्नोलॉजी होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, आपको बताया मैंने पहले भी, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव में लेबर का यूज़ किया जाता है, मतलब वर्कर का यूज़ किया जाता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीनरी का यूज़ किया जाता है। तो जब इंडिया जैसी कंट्री में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ किया जाएगा, जब ज़्यादा मशीनरी यूज़ की जाएगी सामान को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो सामान बनेगा उस टेक्नोलॉजी की वजह से, जीडीपी तो बढ़ेगी, लेकिन वो जो मशीन उस सामान को बना रही है वो कम से कम 100 लोगों की नौकरी खाएगी। तो इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट घटेगा लेकिन जीडीपी बढ़ेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो इसी को हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ, इसी को हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। अच्छा, अब हम जो क्यों हम ज़्यादातर इस पे जो है डिपेंडेंट है, क्यों हम ज़्यादातर मशीनरी वगैरह पे, क्यों हम ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो रहे हैं इंडिया में? इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ होना चाहिए, जहाँ पे ज़्यादातर वर्कर्स को यूज़ करना चाहिए, वहाँ क्यों हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि 1991 के बाद लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बाद जितनी एमएनसीज आई, मल्टीनेशनल कंपनीज आई, वो अपने साथ क्या लाई? बाहर की टेक्नोलॉजी लाई, मशीनरी वगैरह लाई। वही मशीनरी हमारे वहाँ के लोग कॉपी करना शुरू कर दिए कि हम भी मशीनरी का यूज़ करके बनाएंगे सामान, कंपटीशन करना है उनसे। तो इसी वजह से हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो घटता जा रहा है और जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट घटता जा रहा है और ये जॉबलेस ग्रोथ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यही है हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है कि क्यों हम ज़्यादातर वाई वी आर रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी। हाँ, ज़्यादातर हम क्यों टेक्नोलॉजी पे रिलाई कर रहे हैं, क्यों एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रहा है, क्यों घट रहा है? We are relying more on technology and less on employment because our growth process is being increasingly hijacked by MNCs। जो हमारा ग्रोथ प्रोसेस है वो 1991 के बाद, न्यू पॉलिसी के बाद मल्टीनेशनल कंपनीज ने ले लिया है। These companies specialize in achieving high growth through efficient use of technology। ये कंपनी हाई ग्रोथ अचीव करती हैं एफिशिएंट यूज़ करके टेक्नोलॉजी का, ठीक है। वो ग्रेटर मैन पावर का यूज़ नहीं करती हैं, वो मशीनरी वगैरह का यूज़ करती हैं, ठीक है। और द ऑब्वियस रिजल्ट इज़ दैट ग्रोथ इज़ मूविंग फास्टर देन अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जाहिर सी बात है जब आप मशीनरी का यूज़ करेंगे, आप ह्यूमन रिसोर्स का, आप मैन पावर का यूज़ नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो आपका एम्प्लॉयमेंट दर होगा वो घटेगा, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होगा वो घटेगा, एम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा, लेकिन आपकी जीडीपी बढ़ेगी, आप ग्रोथ तो करेंगे लेकिन एम्प्लॉयमेंट के साथ नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम रहेगी। तो इसीलिए जॉबलेस ग्रोथ की तरफ हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ओवरऑल आपका जॉबलेस ग्रोथ यही था कि इसमें क्या होता है, जीडीपी तो बढ़ती है लेकिन आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट घटता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कॉजलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। बहुत ध्यान समझने वाली चीज़ है। कॉजलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब कैजुअल वर्कर्स, ये देखिए, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज ऑफ कैजुअल हायर्ड वर्कर्स इन टोटल वर्कफोर्स, यानी कि टोटल जो काम करने वाले लोग हैं इंडिया में या कहीं भी,
उनमें से अगर कैजुअल हायर्ड वर्कर की परसेंटेज बढ़ती है, अगर कैजुअल हायर्ड वर्कर की परसेंटेज बढ़ती है, ठीक है, राइज होती है हर समय, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स या कैजुअलाइजेशन। सिंपल सा मतलब है कैजुअलाइजेशन का, कैजुअल लेबर्स होते हैं ना, कैजुअल लेबर्स जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, जिनकी सैलरी फिक्स नहीं होती है, जिनका नंबर ऑफ डेज काम करने का फिक्स नहीं होता है, काम मिल गया तो कर लिया, नहीं मिला तो नहीं किए, घर बैठे हैं, कैजुअल लेबर्स वो होते हैं ना, मजदूर वगैरह। तो अगर टोटल काम करने वाले लोगों के जो टोटल वर्कफोर्स है हमारा, उसमें से अगर कैजुअल लेबर्स की संख्या बढ़ती हुई नज़र आती है, अगर कैजुअल लेबर्स का परसेंटेज बढ़ता हुआ नज़र आता है, तो उस सिस्टम को उसको हम कहते हैं कैजुअलाइजेशन या कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, सिंपल सा। मैंने पढ़ाया था कैजुअल लेबर्स और रेगुलर लेबर्स, वही है, कैजुअल वर्कर्स और पढ़ाया था ना, और कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर्स उसी में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है परसेंटेज ऑफ कैजुअल हायर्ड वर्कर। ठीक है, कैजुअली हायर्ड, कैजुअल मतलब कि 2-4 दिन के लिए जो उनको काम पे लगा दिया जाता है, उसको कैजुअल हमको बताया ही था मैंने आपको। तो इसको कैसे, क्या उसका परसेंटेज रहा है, 1972 से 73 तक 23% अमॉन्ग्स टोटल वर्कफोर्स में से 23% जो थे वो कैजुअल वर्कर्स थे, और 1999 में और 2000 के बीच में 33% कैजुअल वर्कर्स थे, 39.30% 2009-10 में थे, 30.9% 2013-14, 24.9% 2017 और 18 में है। ये क्या दिखा रहा है कि कैजुअल वर्कर्स की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। कैजुअल वर्कर्स की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि कैजुअल वर्कर्स क्या हो रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो चाह रहे हैं कि वो अब सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, ताकि उनको, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब वो अपनी खेत खलिहान पे काम करें, चाहे जितना भी हो। यहाँ देखिए, यहाँ कम हो रहा है ना, कैजुअल वर्कर्स का जो परसेंटेज है वो कम हो रहा है टोटल वर्कफोर्स में से, टोटल जो काम करने वाले लोग हैं उसमें से कैजुअल हायर्ड वर्कर्स का परसेंटेज कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को रूरल एरिया में ही क्या कर रहे हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड कर ले रहे हैं अपने आप को, अपनी ज़मीन पे लग रहे हैं खेती करने, चाहे उसमें ज़रूरत हो चाहे ना हो। लेकिन ये क्या क्रिएट कर रहा है, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि इतनी बड़ी फील्ड है, इस पर ज़रूरत है 10 लोगों की और यहाँ काम कर रहे हैं 20 लोग। ठीक है, तो वो अंडर पेड भी होंगे, सब कुछ होगा, उसको कम पैसा वैसा भी मिलेगा, इसी को कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो क्या हो रहा है, रीज़न भी बन रहा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। और क्या हो रहा है, जो वर्कर्स हैं जनरली माइग्रेट करते हैं शहरों की तरफ, लेकिन बेचारे वो कैजुअल वर्कर बन के रह जाते हैं। तो ये 4.9% कुछ उसमें से ऐसे भी हैं जो शहरों की तरफ आए, लेकिन वो एक कैजुअल वर्कर ही बन के रह गए। नेक्स्ट हमारा आता है इनफॉर्मलाइजेशन। सिंपल सा, इनफॉर्मल सेक्टर आपने बिजनेस में भी पढ़ा है, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है 11th में। ठीक है, बहुत ध्यान समझने वाली चीज़ है। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर आपको पता है क्या होता है। फॉर्मल सेक्टर में नौकरी पक्की होती है, ट्रेड यूनियन बन सकता है, लेबर लॉज उसमें लागू होते हैं, आपके अगर एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ गलत नहीं किया जा सकता है, उसमें रेगुलर सैलरी होती है, रेगुलर पेड होते हैं, वो रेगुलर जॉब होती है उनकी परमानेंट। ठीक है, ये सब होता है फॉर्मल वर्कर में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इसी का ठीक उल्टा होता है कि जो है अच्छे से वहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज चीज़ें नहीं होती हैं, कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलती रिटायरमेंट के बाद, ट्रेड यूनियन नहीं बन सकता है, लॉज वगैरह नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया था, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, तो उसी से रिलेशन में रखता है इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब इट डिफाइंड एज अ सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है जहाँ पे परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं उसमें अगर फॉर्मल सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाए और इनफॉर्मल सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए, उसी सिचुएशन को हम कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। जैसे परमानेंट नौकरी की सिचुएशन कम हो जाए और इन परमानेंट नौकरी की सिचुएशन बढ़ जाए, उसको हम कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां कम मिलें और इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा मिलें, जहाँ पे कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, लेबर के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं
हैं, वहाँ पे अगर नौकरी बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर में बहुत डिफरेंस होता है। फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ठीक है, और ये इंक्लूड करता है सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज जो कि हायर करते हैं, जो कि नौकरी देते हैं 10 से ज़्यादा वर्कर्स को, ठीक है, और सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज वर्किंग होती है, सब कुछ अच्छे से काम होता है, सैलरी वगैरह पेड होती है टाइम पे, और रेगुलर वर्क ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, लेबर लॉज इसमें अप्लाई होते हैं, अगर कुछ एम्प्लॉय के साथ गलत होता है तो फॉर्मल सेक्टर में उसकी आवाज़ उठाई जा सकती है। लेकिन ठीक इसका उल्टा है इनफॉर्मल सेक्टर, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है किसी भी इकोनॉमी का, और इसमें 10 से कम वर्कर हायर किए जा सकते हैं, और ज़्यादातर फार्मिंग के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयड वेंचर्स वगैरह के लिए लेते हैं ये लोग, ठीक है। और ये अनऑर्गेनाइज, इसमें वर्किंग वगैरह अच्छे से नहीं होती है, अनऑर्गेनाइज तरीके से होती है। इसमें कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं फॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई भी पेंशन वगैरह आपको नहीं मिलेगी, कोई भी सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी अगर एम्प्लॉय के साथ इसमें गलत होता है तो लेबर लॉ अप्लाई नहीं होता है, ट्रेड यूनियन आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कंडीशन है इनफॉर्मल सेक्टर के। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स मैंने बता दिया, एक सिचुएशन है जहाँ पे परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स यानी कि टोटल काम करने वालों में फॉर्मल सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाए और इनफॉर्मल सेक्टर का ज़्यादा हो जाए, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या, इनफॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट क्लासिफिकेशन एज फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल, मैंने बता ही दिया क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कितने तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है इंडिया में? पहला है रूरल में अनएम्प्लॉयमेंट होती है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि गांव में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। दूसरा है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, गांव में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो दो तरीके की होती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब वर्कर, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि इतना बड़ा खेत है, अगर इस पे 10 लोगों की ज़रूरत है और ज्वाइंट फैमिली है, मान लीजिए उसमें 20 लोग हैं, तो सारे के सारे 20 इसी पे लगते हैं काम करने थोड़ा मोड़ा, ठीक है, और फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते हैं, अपना पूरा नहीं दे पाते हैं और इतनी ही बड़ी ज़मीन पे पूरा अपना जीवन बिता देते हैं। दिस इज़ व्हाट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि 10 लोग की ज़रूरत है इस ज़मीन पे और यहाँ काम कर रहे हैं 20 लोग, ठीक है। दिस इज़ व्हाट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर ऑफ वर्कर एंगेज इन जॉब मच मोर देन एक्चुअल रिक्वायर्ड, यही मतलब है कि आपको अगर इतनी बड़ी ज़मीन पे खेती के जब 10 लोगों की ज़रूरत है और यहाँ पे काम करने लग गए 20 लोग, क्योंकि आजकल जो गांव में जो है जॉइंट फैमिलीज का भी चलन होता है, इसकी वजह से भी ऐसा होता है, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। नेक्स्ट क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि सीजनल, जैसे हार्वेस्टिंग का टाइम, जैसे मान लीजिए मैंने ये सो कर दिया, सीड उगा दिया, अब 6 महीना लगेगा उसको पैदा हार्वेस्ट होने में, कटाई में, तो ये 6 महीना क्या रहेगा? फार्मर अनएम्प्लॉयड रहेगा। जनरली ये फार्मर्स के लिए रहता है, और जनरली जैसे मान लीजिए कपड़े के व्यापारी हैं, ठीक है, जब शादियां होंगी तभी उनका कपड़ा बिकेगा, ठीक है, और पूरे साल भर तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं, ठीक है। टिल एम्प्लॉय, सीजनल अनएम्प्लॉयड का मतलब एम्प्लॉयड टिल सीजन ऑफ दैट वर्क, जब तक उस सीज़न रहेगा उस वर्क का तब तक ही वो एम्प्लॉयड कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या है इसमें हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में और क्या हो सकता है? और ये होता है इसमें, जो इसमें 5 से 7 महीने ये लोग जो है अनएम्प्लॉयड रहते हैं, फार्मर्स वगैरह के लिए जनरली ये है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या चीज़ है? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब शहर में जो लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, जो लोग शहर में अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, उसमें क्या आता है? उसमें आता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयड। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयड का मतलब जो कैजुअल वर्कर्स वगैरह नहीं होते हैं, लिटरेट पर्सन जो होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो काम करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, माइनिंग में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ट्रेड में, और जो है उन्हीं लोगों को कहते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयड। जो काम करना चाहते हैं, जो बाहर से आते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो गांव से आते हैं शहर में लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है, उनको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयड। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर में ये आता है। विलिंग टू वर्क इन इंडस्ट्री, माइन, ट्रेड, लेकिन उनको काम नहीं मिलता है। प्रिंसिपल कॉज क्या है इस एम्प्लॉयमेंट का? इसका प्रिंसिपल कॉज ये है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जितनी जॉब है उससे कई ज़्यादा लोग हैं जॉब करने वाले, ठीक है।
अच्छा, एक और चीज़ क्या है, जो कंसंट्रेशन है ऑफ इंडस्ट्री वो अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में ज़्यादातर लोग फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं और जितनी नौकरी देनी है उससे ज़्यादा लोग चले आते हैं नौकरी लेने के लिए, तो ये भी एक इसका कारण है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें हाँ, अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर में और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से भी है क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, हम मशीनरी वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, मैन पावर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इंडिया जैसी कंट्री में ज़रूरत है कि मैन पावर का हम यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यूज़ करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें, वो भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो ये है अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आज की सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये क्या होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाते हैं, कई डिग्रियां मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ नौकरी नहीं मिल पाती है क्योंकि इंडिया में क्या है, जो एजुकेशन है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, वो डिग्री ओरिएंटेड है, ठीक है। डिग्री होल्डर्स हो गए इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको नौकरी मिल जाएगी, ये बात लोगों को समझनी चाहिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा नौकरी है उससे कई ज़्यादा लोग पढ़ के निकल जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा होती है और ये इसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये रजिस्टर होता है, जो पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड होते हैं वो रजिस्ट्रेशन भी अपना करवाते हैं। दो और इसमें आता है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और आपका आता है विमेंस अनएम्प्लॉयमेंट। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो लोग जो 15 से 29 साल के बीच के जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उसको हम कहते हैं यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। और वुमेन्स अनएम्प्लॉयमेंट आप जानते ही हैं। तो ये था हमारा सारे टाइप्स थे अनएम्प्लॉयमेंट के, हमारा 2 टाइप जो हमने ऐसे पढ़ा है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और विमेन्स अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि वो कौन से अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं अलग अलग टाइप के। पहला है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जब एक व्हेन अ वर्कर विलिंग टू वर्क, एबिलिटी टू वर्क, येट ही डज नॉट गेट वर्क। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही सीधा सच्चा सा है कि जब एक वर्कर काम करना चाहे, उसके पास वो काम करने की क्षमता हो, स्किल हो, एबिलिटी हो, बट फिर भी उसको काम ना मिले, तो ये सिचुएशन होती है हमारी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की। वो दूसरे फैमिली मेंबर्स पे अपने डिपेंडेंट हो अपने खर्चे के लिए, तो ऐसी सिचुएशंस को हम कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जनरली हमें कहाँ देखने को मिलता है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जनरली हमें विलेजेस में देखने को मिलता है, जनरली हमें फार्मिंग में देखने को मिलता है। एजुकेटेड पर्सन समटाइम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, इसका मतलब है जब स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो जाए। जैसे मैं बैंक में काम कर रहा था, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर मुझे काम करना नहीं आता है, स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, ठीक है। तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट कहलाऊंगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड कहलाऊंगा, ठीक है। अकर ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी, ठीक है। अब जैसे पूरा स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। पहले कुछ और टेक्नोलॉजी था, अब एकदम नई टेक्नोलॉजी आ गई। प्रिंटर वगैरह पहले कैसा आता था, एक बटन दबाया प्रिंट निकल गया, लेकिन अब उसमें तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ गई प्रिंटर्स में। तो अब जो नए लोग हैं जो नहीं चला पा रहे प्रिंटर को, जिन्होंने प्रिंटर की दुकान खोली थी वो नहीं चला पा रहे हैं, तो वो कहलाएंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब पूरा स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, जब पूरा किसी चीज़ में चेंज आ जाए तो उसको कहते हैं हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं जीन्स बनाता था, जीन्स की डिमांड खत्म हो गई, लोग धोती की डिमांड शुरू कर दिए, तो ये क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जब किसी व्यक्ति को पूरे टाइम फुल टाइम जॉब नहीं मिलती है। जब किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति काम करना चाहे, उसको फुल टाइम जॉब ना मिले, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड। इसका अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे, अगर एक पर्सन को एक्सट्रीम अंडर एम्प्लॉयड तब कहा जाएगा, एक्सट्रीम अंडर एम्प्लॉयड तब कहा जाएगा जब वो वीकली 28 आवर्स काम कर रहा होगा, तब उसको कहा जाएगा एक्सट्रीम अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में वो आएगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये एक वैसी सिचुएशन है किसी के लिए भी जब व्यक्ति को फुल टाइम जॉब नहीं मिलती है, पार्ट टाइम जॉब मिलती है, ठीक है। 29 to 42 आवर्स अगर पर वीक एक व्यक्ति काम कर रहा है तो वो लिमिटेड अंडर एम्प्लॉयड कहलाएगा, ठीक है। इसमें 2 तरीके की चीज़ें आती हैं, विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट और इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लीजिए विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है
कि विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट में ये होता है कि जब स्टैंडर्ड आवर्स से, जब किसी व्यक्ति को 8 घंटा काम करना चाहिए, स्टैंडर्ड आवर ये कहता है इंडिया का किसी व्यक्ति को 8 घंटे काम करना चाहिए, लेकिन वो 4 घंटे काम करे, तो ये दिखता है कि वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, उसको फुल टाइम जॉब नहीं मिली है, ठीक है। लेकिन इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जब एक व्यक्ति को काम करवाओ 10 घंटा और उसको सैलरी दो 2000, अंडर पेड करो, तो ये कहलाता है इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। वो पूरा घंटा काम तो कर रहा है, उससे ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन सैलरी कम पा रहा है। और इनविजिबल एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट में ये भी आता है कि अगर कोई व्यक्ति एमएड डिग्री होल्डर है, ठीक है, एमएड डिग्री होल्डर है और वो जाके जो है प्यून की नौकरी करे, वो जाके प्यून की नौकरी करे, तो ये भी इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ड्यू टू इम्परफेक्शन इन मोबिलिटी ऑफ लेबर अक्रॉस डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। मतलब क्या है फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सिंपल सा 2 मतलब है कि जब आप एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब को पकड़ते हैं, उसके बीच का जो टाइम होता है जब आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिक्शनल अनएम्प्लॉयड। एक और चीज़ है, जब आप हेल्थ इशू की वजह से या किसी और इशू की वजह से कुछ समय के लिए ब्रेक लेते हैं अपने जॉब से, तब आप फिक्शनल अनएम्प्लॉयड रहते हैं। जैसे किसी लड़की का शादी हो, किसी लड़के का शादी हो और वो जॉब से ब्रेक ले अपने, तो वो कहलाएगा फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयड कहलाएगा वो। तो 2 चीज़ें इसमें आएंगी। एक तो अगर आप एक पुरानी जॉब को छोड़ के नई जॉब की तरफ जा रहे हैं, तो उसके बीच में जो प्रोसेसिंग टाइम लगता है जिस दौरान आप अनएम्प्लॉयड होते हैं, उसको हम कहते हैं फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की वजह से इकोनॉमी में बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी पीरियड की वजह से इकोनॉमी में जो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उसकी वजह से है। बूम का मतलब क्या होता है? बूम का मतलब ये होता है कि जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो चीज़ों की, जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा हो चीज़ों का, जब एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो चीज़ों की, ये बूम पीरियड होता है। रिसेशन पीरियड क्या होता है? जब इसमें लोन और फंड वगैरह ईजिली ना मिल पाए और प्रोडक्शन कैपेसिटी लो हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी घटे। जैसे ये रिसेशन पीरियड चल रहा है कोरोना के बाद का, अभी जो लॉकडाउन हल्का सा खुला है इसमें, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ख़त्म हुआ है, पैसा कम है, लोन इजीली मिलेगा नहीं और लोग इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे, सरकार को हेल्प करना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नौकरियां रिसेशन पीरियड में जाती हैं, ठीक है। डिप्रेशन पीरियड क्या होता है? जब एग्रीगेट डिमांड यानी कि टोटल डिमांड एक कंट्री की, आप कुछ भी, मेरी डिमांड, आपकी डिमांड, सबकी डिमांड, जो भी आप डिमांड करते हैं खाने पीने की चीज़ों से लेके एसी फेसी सब, ठीक है, फाइनल गुड्स की जितनी डिमांड करते हैं, अगर वो कम हो जाए, डिक्लाइन हो जाए, तो वो कंडीशन होता है डिप्रेशन का। इसमें भी जो है एम्प्लॉयमेंट घटता है, ठीक है। और रिकवरी पीरियड क्या होता है? जब इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड डिप्रेशन के बाद बढ़ने लग जाए, जब डिमांड बढ़ने लग जाए, तो वो रिकवरी पीरियड कहलाता है। ये आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से कई लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, नौकरी छीन जाती है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कॉजेज है अनएम्प्लॉयमेंट का? पहला है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। जाहिर सी बात है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है तो प्रोडक्शन स्लो है, प्रोडक्शन स्लो है तो यानी कि लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, 2 लोगों की नौकरी है और 20 लोग नौकरी करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है नौकरी नहीं मिलेगी। एग्रीकल्चर सीजनल ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर सीजनल ऑक्यूपेशन है, कोई भी इसमें गवर्नमेंट ने, पहले की गवर्नमेंट ने कोई भी इसमें जो है अच्छा रोल नहीं प्ले किया है, कोई भी इरिगेशन का काम नहीं किया, कोई भी किसानों को एजुकेट करने का काम नहीं किया, उनकी अलग से क्लासेस चलाने का काम नहीं किया। अब हो रहा है ये, ठीक है। तो सीजनल ऑक्यूपेशन ही बन के रह गया एग्रीकल्चर एक, कि भाई 4 से 5 महीना हमको एग्रीकल्चर करना है, फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयड रहना है, तो ये भी एक कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, पानी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था होती तो फार्मर्स अपना 12 मास बिजी रहते कुछ ना कुछ कल्टीवेट करने में। जॉइंट फैमिली सिस्टम। रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इतनी बड़ी ज़मीन है तो घर भर पूरा उसी पे काम करने लगता है, भले ही घर भर की ज़रूरत हो चाहे ना हो उस पर, ठीक है। तो इससे क्या होता है? वेस्टेज होता है। किसका वेस्ट होता है? ह्यूमन रिसोर्स का, मैन पावर का, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली की वजह से, जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से ये क्या है आपका, थोड़ा सा ये
ख़राब हो जाता है, लो प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि इतनी बड़ी ज़मीन है खानदानी, उस पर सारे खानदान के लोग काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट लो। इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन पूरा नहीं हो पाता है, उस स्तर तक प्रोडक्शन नहीं जा पाता है, तो जो है प्रोडक्शन लो रहता है हमारा। तो इसकी वजह से भी नौकरी जो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं सिचुएशन। डिके ऑफ कॉटेज एंड एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री खत्म हुई जा रही हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, वो लेबर को रख ही नहीं रही है, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर रही है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर ही नहीं रही है। इसकी वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। लो सेव एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग लोग नहीं करते हैं। सेविंग करेंगे तभी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी तो खुद को स्टैंड करेंगे। जैसे मान लीजिए आज मेरे पास नौकरी है और अगर मैं सेव ना करूँ, अगर मैं कुछ पैसा ना सेव करूं, तो आगे चल के अगर नौकरी खत्म हो जाएगी तो कम से कम अगर मैं सेव किया रहूंगा तो मैं इन्वेस्ट करके कहीं कुछ अपने को सेल्फ एम्प्लॉयड तो कर लूंगा, अपना खुद का कोई दुकान तो खोल लूंगा, ठीक है, भले ही पान का ही दुकान खोलूं, लेकिन किसी लायक तो रहूंगा, एम्प्लॉयड तो रहूंगा, खाने पीने लायक तो रहूंगा। लोगों को सेविंग की हैबिट नहीं है, सेविंग करेंगे तभी इन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट, लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो लेबर लिमिटेड है जो एक जगह से दूसरी जगह नौकरी करने जाना चाहते हैं। अब उत्तर प्रदेश के लेबर है, मान लीजिए मध्य प्रदेश कहीं गांव में लेबर है, मान लीजिए उनको उत्तर प्रदेश के किसी गांव में लेबर हैं, उनको मध्य प्रदेश में वर्कर्स को जॉब मिल रही है अच्छी, लेकिन वो वहाँ मोबिलिटी, वहाँ वो ट्रांसफ़र नहीं होना चाहते हैं, वहाँ वो नहीं जाना चाहते हैं। तो ये भी एक कारण है कि जिस जगह जॉब है उस जगह लोग नहीं जाना चाहते हैं, वर्कर्स नहीं जाना चाहते हैं। ये भी एक कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट हमारा आता है, इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट, हमारी इकोनॉमी पे क्या रिजल्ट पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, और समाज पे क्या असर पड़ रहा है, क्या उसका जो है रिजल्ट निकल के आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो पहला है नॉन यूटिलाइजेशन, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक रिजल्ट, मतलब हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, भाई जो पढ़ा हुआ है, जिसको नौकरी नहीं मिली है, वो ऐसे बेड पे पड़ा हुआ आराम कर रहा है, वो कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, कुछ कंट्रीब्यूशन अपना जीडीपी को बढ़ाने में नहीं कर रहा है, उसका पावर जो है, उसका मैन पावर वेस्ट हो रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ आउटपुट, ठीक है, वो क्या कर सकता था, प्रोडक्शन कर सकता था, प्रोडक्शन करता तो आउटपुट बढ़ता, उसके प्रोडक्शन करने से जो नौकरी नहीं कर रहा है कुछ भी, वो अगर कुछ प्रोडक्शन करता, प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता तो कुछ आउटपुट बढ़ता। तो इसलिए वो कुछ नौकरी अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसका लॉस भी हो रहा है आउटपुट का, जो कि नेशन का लॉस है। लो कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है इसमें क्या चीज़ें आती हैं। लो कैपिटल फॉर्मेशन, अगर हम जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर हम कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं, अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे, कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो बस कंजम्पशन बस करेंगे, बस खाएंगे जीने के लिए, कोई सेविंग नहीं करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो लो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लो प्रोडक्टिविटी, जाहिर सी बात है कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड रहेगा। जैसे मान लीजिए लो प्रोडक्टिविटी में क्या आता है कि मान लीजिए जॉइंट फैमिली वाला बताया था ना कि इतनी बड़ी ज़मीन है, उस पर 10 लोग अगर काम कर रहे हैं और उस पर 10 लोग काम कर रहे हैं और ज़रूरत है 5 ही लोग की उस ज़मीन पे काम करने की, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, लो होगी। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन अगर 10 किलो वीट दे पाएगा तो 10 ही किलो ना देगा, 10 लोग और काम करने लग जाएंगे तो ऐसा थोड़ा ना है कि 20 किलो वीट देने लग जाएगा, नहीं। तो लोगों की प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, लो होगी। 5 की ज़रूरत है, 10 काम कर रहे हैं तो सब आलसी हो जाएंगे, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी लो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, क्या रिजल्ट है, समाज पे क्या रिजल्ट पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट का। लोग अगर अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं तो समाज में कैसे, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, सामाजिक क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बहुत लो रहती है, कोई उनको पूछता नहीं है, जिनके पास नौकरी चाकरी नहीं रहती है, ठीक है, सब उनको दरकिनार कर देते हैं, वो एकदम अलग सा फील करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ख़राब रहती है। ग्रेट इनइक्वालिटी, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव आ जाता है कि इसके पास नौकरी नहीं है, भगा देते हैं सब। सोशल अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट का मतलब कि अगर नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो घर नहीं चला पाएंगे, घर नहीं चला पाएंगे तो सामाजिक अनरेस्ट का मतलब कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं ऐसे लोग जिनके पास कुछ ना हो, ठीक है। क्लास स्ट्रगल, ठीक है, वो क्लास स्ट्रगल में ही जो है रह जाएंगे, मतलब सोसाइटी में वो कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, ठीक है। और यही एक कारण बनेगा सोशल अनरेस्ट का। वो जब एक क्लास लोगों को देखेंगे तो उनके मन में थोड़ा घृणा आएगा और वो उनसे लूट खसोट करेंगे। तो ये सोशल अनरेस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। सामाजिक कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब रिजल्ट, ठीक है।
क्या रिजल्ट है समाज पे और इकोनॉमी पे अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट हमारा आता है सजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या क्या सजेशन है जो सॉल्व करेगा प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंक्रीज इन प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। और क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है लोग क्या करेंगे, और ज़्यादा डिमांड करेंगे चीज़ों की, और ज़्यादा डिमांड करेंगे तो हाँ पैसा आएगा, प्रॉफिट होगा तो और इन्वेस्टमेंट होगा तो और नौकरी लोगों को मिलेगी। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोगों के पास नौकरी रहेगी तो लोग सेव करेंगे तो इन्वेस्ट करेंगे तो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड करने लायक भी रहेंगे, नई कॉटेज छोटी फैक्ट्री बना सकते हैं। हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, पर्सन, ठीक है, हेल्प कर सकते हैं अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड करने में। एजुकेशनल रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। अगर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ानी है तो एजुकेशनल रिफॉर्म, और प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर घटाना है तो एजुकेशन को हमें वोकेशनल एजुकेशन देना होगा। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब है कि ऐसा एजुकेशन जिसको लेने के बाद तुरंत ही कोई स्किल और कुछ ऐसी चीज़ आपके अंदर डेवलप हो जो आपको तुरंत नौकरी दे दे। जैसे वोकेशनल एजुकेशन में जैसे मुझे मिस्त्री का पढ़ाई करने को मौका मिला, मैं मिस्त्री का पढ़ाई किया 2 महीना और मैं मिस्त्री बन गया और अब मुझे तुरंत ही नौकरी मिल गई, मैं अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड करने लायक हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो ये प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तो एजुकेशनल सिस्टम बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करना पड़ेगा। हमारे इंडिया में सब कोई डिग्री हासिल कर लेता है, चाहे पढ़ने का मन हो चाहे ना हो। लोगों को जो पढ़े लिखे हैं उनको गाँव जाके उनके अंदर ये इंडिया में लोगों के अंदर पावर होनी चाहिए कि वो गांव में जाके रह सके एजुकेटेड लोग, और वहाँ पे और अच्छे से इसको बढ़ावा दे सके, ठीक है। इंजीनियर्स वगैरह जो हैं वो अच्छे से इस काम को कर सकें। नेक्स्ट हमारा क्या आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए। कोई भी फैक्ट्री में, इंडिया जैसी कंट्री को लेबर इंटेंसिव टेक्निक की ज़रूरत है, जहां लोगों को नौकरी पर रखा जाए, उनसे काम लिया जाए, ना कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। मशीनरी वगैरह रखेंगे तो लोगों को नौकरी कैसे मिलेगा। 100 लोगों का काम एक मशीन अगर कर देती है तो इस मशीन को चलाने के लिए सिर्फ एक ही लोगों को रखना पड़ेगा ना, बटन स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, बाकी 99 तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इसीलिए लेबर को हमेशा लेबर इंटेंसिव टेक्निक सरकार को यूज़ करने के लिए कहना चाहिए फैक्ट्रीज़ में। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री का मतलब है, मान लीजिए मैं 500 रुपये महीना कमाता हूँ, ठीक है, मेरे जैसे 100 लोग मिल गए, हम लोगों ने कुछ पैसा जमा करके साथ में और कुछ पैसा सरकार से मदद लेके हमने एक फैक्ट्री डाल दी, छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री अचार पापड़ की। तो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री का मतलब कि कई लोग साथ मिलके जब इंडस्ट्री डेवलप करते हैं, जब इंडस्ट्री को खोलते हैं तो भी अनएम्प्लॉयमेंट को घटाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन प्लान, ठीक है। इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसा सरकार को प्लान लाना चाहिए जिसमें इम्पोर्टेंटली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। जैसे इरिगेशन के कोई ऐसी फैक्ट्री बैठाए, कोई ऐसा काम सरकार जो है प्लान करे जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, नौकरियां मिले, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट, रोड कंस्ट्रक्शन, फ्लड कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट्री, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारे काम सरकार को ऐसे काम करने चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम। क्या क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम है जो ये सॉल्व करते हैं किसको, इस प्रॉब्लम को, अनएम्प्लॉयमेंट की। क्या है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये इम्पॉर्टेंटली किस वजह से है, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी का एक हिस्सा है। ये गरीबी है तो अनएम्प्लॉयमेंट है तो गरीबी है, तो सरकार गरीबी को हटाने का जो भी प्रोग्राम लागू कर रही है उसी के तहत ये आपका आता है। वही सेम प्रोग्राम आपका जो चैप्टर 7 में हम जो इसकी पॉवर्टी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि सरकार ने क्या क्या प्रोग्राम किया है, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, वही सेम प्रोग्राम इसके लिए भी लागू होता है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है तो गरीबी है तो अनएम्प्लॉयमेंट है, बात समझ रहे हैं। तो दोनों के लिए सेम ही प्रोग्राम सरकार चला रही है। तो ठीक है, गवर्नमेंट खोज रही है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू इट्स पॉवर्टी इरेडिकेशन का मतलब हटाना, पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, पॉवर्टी हटाने के प्रोग्राम से जनरेट करने की कोशिश कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी।
इसमें एक ऐसा प्रोग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, जो 100 दिन के लिए आपको देता है, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफर कर रही है ये, ठीक है, और बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए, ठीक है। और क्या कर रही है सरकार, और चैप्टर 7 में आप पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम में जाके आप देख सकते हैं, मिनिमम वेज रेट पे भी सरकार काम कर रही है, ठीक है। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद से सरकार ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे ही ध्यान दे रही है। जितने भी पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन सब में लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही यूज़ हो रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को क्या मिले, वर्कर्स को क्या मिले, नौकरियां मिलें। रिसेंट जो सरकार ने लॉन्च किया है कैंपेन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंडिया के, वो है स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप एंड स्टैंड इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम हैं जो आप इसको, ये आपका होमवर्क है, खुद से आप इसको पढ़िएगा, बहुत ही शानदार चीज़ है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के पाथ के लिए हमें ये सारे प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किए हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 10, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट।